हरिः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम संतान प्राप्ति के योग के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 125 तक के वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर श्रीकांत शर्मा को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा चैनल को भी सब्सक्राइब करें 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आज के वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। संतान प्राप्ति का योग कुंडली में कैसे बनता है। बहुत से लोगों की उत्सुकता होती है कि हमारी जो प्रथम संतान है वो लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन इसमें गहराई में जाने का प्रयास मैं नहीं करूँगा, क्योंकि विवाह के बाद या विवाह से पूर्व लिंग को जानना या ये पता लगाना जो है कानूनी अपराध कहलाता है। इसलिए इसे गहराई से नहीं लेंगे, केवल ज्योतिष के सूत्रों के आधार पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। और एक और बात बता दूँ, इसमें जो फल कथन किया जाता है वो 80 से 90% 95% तक सटीक बैठता है। बाकी 10% 15% गारंटी, पूरी 100% गारंटी नहीं रहती है। 80 से 90% तक गारंटी रहती है पुत्र या पुत्री होने की संभावना की, ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार संतान प्राप्ति के विषय में। आइए अब वो कौन कौन से नियम हैं जिससे यह पता लगता है कि हमारी होने वाली संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसकी संभावना होती है। तो इसको कैसे देखा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखना होता है कि पुरुष ग्रह कौन से होते हैं, पुरुष राशियाँ कौन सी होती हैं, स्त्री ग्रह कौन से होते हैं, स्त्री राशि कौन सी होती है, और नपुंसक ग्रह और राशि नपुंसक ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पुरुष ग्रहों की बात करें तो सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये पुरुष ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। और संतान प्राप्ति के लिए या संतान कारक ग्रह ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को माना गया है। और स्त्री ग्रह की बात करें तो शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं और नपुंसक ग्रह हैं बुध और शनि। और पुरुष राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मकर, ये पुरुष राशियां हैं। और स्त्री राशियां हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। यानी जो सम संख्या वाली राशियां हैं वो स्त्री राशियां हैं और विषम संख्या वाली राशियां हैं वो पुरुष राशियां हैं। यानी पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं और 11वीं राशियाँ पुरुष संजक हैं और दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं राशियाँ जो हैं स्त्री संजक राशियाँ हैं। अब जानते हैं ये पुत्र और पुत्री संतान प्राप्ति के विषय में। इस नियम को कैसे लागू किया जाता है। पुरुष ग्रह पुरुष राशियाँ, स्त्री ग्रह स्त्री राशियों के सूत्र को। सबसे पहला नियम होता है, सबसे पहले तो देखा जाता है प्रथम संतान के लिए पंचम भाव और पंचमेश और पंचम भाव में बैठे ग्रहों के आधार पर विचार किया जाता है। द्वितीय संतान के लिए सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम भाव में
बैठे हुए ग्रहों के आधार पर विचार किया जाता है। उसके अलावा बृहस्पति की भी स्थिति को देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति यानी गुरु संतान के कारक ग्रह हैं। उसके अलावा देखा जाए तो सप्तमेश की दृष्टि किन भावों पर, किन ग्रहों पर दृष्टि पड़ रही है, उसका भी विचार किया जाता है द्वितीय संतान का विचार करने के लिए। अगर और पंचमेश की बात करें तो प्रथम संतान के लिए पंचम भाव का विचार किया जाता है, यानी पंचमेश की दृष्टि किन भावों पर पड़ रही है और पंचमेश कहाँ और उसकी क्या स्थिति है, इत्यादि बातों पर विचार करके फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि पुत्र संतान होने की संभावना ज़्यादा है या पुत्री संतान होने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए वो नियम कौन कौन से हैं बतलाते हैं। सबसे पहला तो यह है कि लग्न आपका कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक का कोई भी अंक यहाँ पर लिखा हो सकता है प्रथम भाव में। अब लग्न यदि पहले दूसरे तीसरे भाव में हो तो पुत्र होने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो भी लग्न हो यानी 1 और 8 नंबर की गिनती लिखी हो तो लग्न मंगल होगा। मंगल यदि दूसरे या तीसरे भाव में होगा तो पुत्र संतान होने की संभावना ज़्यादा होगी। इस तरह से देखा जाता है। लग्न यदि पुरुष राशि हो पुरुष ग्रह की राशि का हो, यानी लग्न यदि सूर्य मंगल या बृहस्पति हो और वह दूसरे तीसरे या पहले भाव में हो तो पुत्र संतान होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी प्रकार लग्न की अपेक्षा पंचमेश और पंचम भाव का विचार अत्यधिक किया जाता है प्रथम संतान के लिए। अब आगे बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में यदि पुरुष ग्रह हो, पंचम भाव कौन था, ये वाला, इसमें यदि पुरुष ग्रह यानी सूर्य मंगल बृहस्पति हो तो क्या होता है, पुत्र संतान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। भले ही यहाँ पर सम राशि यानी स्थिर राशि ही क्यों ना हो, क्योंकि राशि की अपेक्षा ग्रह अधिक बलवान होता है, इसलिए ग्रह की प्राथमिकता रहती है। यदि यहाँ पंचम भाव में पुरुष ग्रह यानी सूर्य मंगल या बृहस्पति में से कोई हो तो पुत्र संतान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद में अगला नियम कहता और स्त्री ग्रह यानी कौन से, शुक्र और चंद्रमा यदि पंचम भाव में हो तो पुत्री या लड़की संतान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नपुंसक ग्रह अगर पंचम भाव में हो यानी शनि या बुध पंचम भाव में हो तो शनि या बुध यदि सम राशि में हो तो कन्या संतान होने की संभावना रहती है। विषम राशि में हो तो पुत्र संतान होने की संभावना रहती है। उसके बाद आगे बात करते हैं और भी नियम होते हैं, जैसे पंचम भाई ये वाला बता दिया। अब अगला है पंचम भाव में सम राशि हो और स्त्री ग्रह की दृष्टि हो तो पुत्री होती है, और पंचम भाव में यदि विषम राशि हो तो और पुरुष ग्रह की दृष्टि हो तो पुत्र होता है, स्त्री ग्रह की दृष्टि हो तो पुत्री होती है। पंचमेश यदि पुरुष ग्रह हो यानी पंचमेश यदि सूर्य मंगल या बृहस्पति में से कोई बन रहा हो और उस पर पुरुष ग्रह की दृष्टि हो तो पुत्र होता है, स्त्री ग्रह की दृष्टि हो तो पुत्री होती है। पंचमेश पर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है उसके अनुसार पुत्र या पुत्री होती है। स्त्री ग्रह का प्रभाव ज़्यादा हो तो पुत्री होती है और पुरुष ग्रह का प्रभाव ज़्यादा हो तो पुत्र होता है। आगे बात करते हैं पंचमेश यानी पंचम भाव का जो स्वामी है वह स्त्री ग्रह हो, अर्थात शुक्र या चंद्रमा में से कोई हो, यानी ये जो पंचम भाव है वहाँ पर
2 या 7 नंबर की गिनती लिखी हो या फिर 4 नंबर की गिनती लिखी हो और उस पर स्त्री ग्रह की दृष्टि हो तो पुत्री संतान होती है, पुरुष ग्रह की दृष्टि हो तो पुत्र संतान होती है। और अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो और पंचम भाव में कोई भी ग्रह ना हो, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो पंचम भाव में यदि सम राशि हो तो पुत्र होती है और विषम राशि हो तो पुत्र होता है, पुत्र होने की संभावना होती है। उसके अलावा आगे बात करते हैं पंचमेश नपुंसक होकर पुरुष राशि का प्रभाव, पुरुष ग्रह का प्रभाव हो। पंचमेश नपुंसक कब होगा? जब यहाँ पर 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी होगी, पंचम भाव में 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी हो या फिर या फिर 10 या 11 के अलावा 3 या 6 नंबर की 10, 11, 3 या 6 नंबर की गिनती अगर पंचम भाव में लिखी हो तो ऐसी स्थिति में पंचमेश नपुंसक होता है। और नपुंसक होकर यदि पुरुष ग्रह का प्रभाव हो यानी पुरुष ग्रहों की दृष्टि उस पर ज़्यादा हो तो या वह पुरुष ग्रह के साथ बैठा हो तो लड़का होने की संभावना होती है। और स्त्री ग्रह का प्रभाव ज़्यादा हो यानी शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव हो नपुंसक ग्रह पर तो पुत्री होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पंचम भाव में यदि पंचम भाव में या पंचमेश के साथ 2 या 3 ग्रहों की 2 या 2 से अधिक ग्रहों की युति हो तो उन 2 या 2 से अधिक ग्रहों में जो ग्रह अगर स्त्री ग्रह अधिक हों तो पुत्री होने की संभावना होती है, पुरुष ग्रह अधिक हों तो पुत्र होने की संभावना होती है। और यदि दोनों ही प्रकार के ग्रह हों, मान लो एक स्त्री ग्रह हो एक पुरुष ग्रह हो, मान लो बुध के साथ चंद्रमा नहीं सॉरी शुक्र मान लो शुक्र के साथ मंगल की युति हो पंचम भाव में तो मंगल पुरुष ग्रह हुआ, शुक्र स्त्री ग्रह हुआ। अब शुक्र और मंगल में से जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी या अगर शुक्र की डिग्री ज़्यादा होगी तो पुत्री होने की संभावना होगी और मंगल की डिग्री ज़्यादा होगी तो पुत्र होने की संभावना रहती है। किसमें? पंचम भाव पंचमेश में। पंचमेश यदि पुरुष ग्रह हो तो वो तो पुरुष ग्रह रहेगा इसे, उसके साथ में अगर कोई स्त्री ग्रह बैठा हो तो दोनों में से जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उसकी संभावना ज़्यादा होती है। पुरुष ग्रह की डिग्री ज़्यादा हो तो पुत्र होने की संभावना ज़्यादा रहती है और स्त्री ग्रह की डिग्री ज़्यादा हो तो स्त्री यानी पुत्री संतान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आगे बात करें तो गुरु जो कि संतान का कारक ग्रह माना गया है बृहस्पति की दृष्टि या प्रभाव यदि स्त्री ग्रह पर हो, पंचम भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो या कहीं पर भी बृहस्पति बैठा हो उस पर शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि हो या ये शुक्र या चंद्रमा के साथ में बैठा हो तो लड़की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और यदि पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो बृहस्पति पर या पुरुष ग्रहों के साथ बैठा हो पंचम भाव में या कहीं पर भी तो भी पुत्र होने की संभावना रहती है। पंचम भाव अगर खाली हो तो पंचमेश की स्थिति के अनुसार संतान की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं हो, पंचमेश यदि पुरुष ग्रह बन रहा हो तो उसकी दृष्टि अगर स्त्री राशि पर पड़ रही हो तो स्त्री राशि पर पड़ रही हो और स्त्री और पुरुष ग्रह में से और उस राशि का जो स्वामी है वह स्त्री ग्रह हो तो उन दोनों में से जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, पुरुष ग्रह की डिग्री ज़्यादा होगी तो पुत्र होने की संभावना रहेगी और स्त्री ग्रह की डिग्री ज़्यादा होगी तो पुत्री होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा एक बात और है
यदि किसी एक की कुंडली में पति या पत्नी में से किसी एक की कुंडली में पुत्र संतान का योग हो और दूसरे की कुंडली में पुत्र संतान का योग हो, तो जिसके अंश या जो बलाबल के अनुसार जिसका बल ज़्यादा होता है, पुरुष ग्रहों का बल ज़्यादा होगा, और जितना अधिक पुरुष ग्रह पंचम भाव से संबंध बनाएंगे उतने ही पुत्र होने की संभावना उतनी ही प्रबल होगी। और पंचम भाव और पंचमें से जिसमें अगर किसी की कुंडली में स्त्री ग्रहों से संबंध ज़्यादा बन रहे हों, तो स्त्री यानी पुत्र योग प्रबल होंगे। तो ऐसे देखा जाता है इनको। इस प्रकार से दोनों के बल के अनुसार जिसकी शक्ति या जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है, पुरुष ग्रहों की डिग्री ज़्यादा हो तो पुत्र संतान, और स्त्री ग्रहों की डिग्री ज़्यादा हो तो पुत्र संतान, नपुंसक ग्रहों की डिग्री ज़्यादा हो तो नपुंसक ग्रह जिन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा हो वह स्त्री ग्रह हो तो पुत्र संतान होती है, और जो पुरुष ग्रह हो तो पुत्र संतान होती है। इस प्रकार से देखा जाता है संतान के बारे में। ये सिर्फ संभावना बताई गई है। उसके अलावा अब किस समय पर संतान होती है और इसका विचार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पंचमेश से यानी पंचम भाव से प्रथम संतान का विचार किया जाता है। जो मैंने सूत्र बताए वही सूत्र या वही नियम आप सप्तम भाव पर लागू करके द्वितीय संतान का योग जान सकते हैं कि हमारी द्वितीय संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी संभावना ये सारे सूत्र सप्तम भाव पर लगाकर जांच की जा सकती है। अब आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से तीसरी संतान का देखना हो तो सप्तम से 2 घर आगे यानी नवम भाव का विचार किया जाता है। इसी तरह से आगे भी समझना चाहिए। प्रथम संतान के लिए पंचम भाव, द्वितीय के लिए सप्तम भाव और तृतीय संतान के लिए नवम भाव का विचार किया जाता है। अब आगे बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। यदि पंचमेश या सप्तमेश गुरु की शुभ अशुभ स्थिति यानी गुरु पाप ग्रहों के साथ बैठा है या शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, मित्र ग्रहों के साथ बैठा है, या सूर्य से अस्त तो नहीं है, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। ये शुभ अशुभ स्थिति के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। तो गुरु के शुभ, इसके अलावा पंचमेश सप्तमेश की स्थिति को देखना चाहिए। गुरु की स्थिति शुभ अशुभ स्थिति का विचार करना चाहिए। उसके अलावा दशा अंतर्दशा का भी विचार करना चाहिए। जैसे पंचमेश और सप्तमेश की जो दशा अंतर्दशा चल रही है उसमें भी देश काल परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए पंचमेश मान लो आपका सूर्य है और सूर्य की जब महादशा चल रही थी उस समय आपकी उम्र बहुत कम थी, या यूँ कहें कि शादी ही नहीं हुई थी, तो ऐसे में ये मत सोचना कि पंचमेश की महादशा तो निकल गई अब संतान नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब पंचमेश की महादशा निकल जाती है तो ऐसी स्थिति में आप पंचमेश की जब अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा या प्राण दशा आती है तो उस अवधि में भी संतान प्राप्ति की संभावना ज़्यादा रहती है यदि महादशा पंचमेश की निकल जाए तो। इसी तरह अगर सप्तमेश की महादशा यदि निकल जाए, द्वितीय संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो उसमें भी ये देखा जाता है सप्तमेश की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा आदि का विचार किया जाता है। इसी प्रकार से नवम भाव में द्वितीय संतान के बारे में याद करना हो तो नवम भाव से भी इन्हीं बिंदुओं के आधार पर विचार किया जाता है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।